गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट के अगले वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो अलग अलग प्रकार के गुणधर्म शो करते हैं, उन गुणधर्मों की बात करेंगे। उनमें से एक गुणधर्म यहाँ देख रहे हो आप, वो है रंगीन आयनों का बनना। रंगीन आयनों का बनना, इसके बारे में पहले चर्चा करेंगे कि ये रंगीन क्यों होते हैं। जैसे आप लोगों ने कॉपर सल्फेट देखा होगा, नीले रंग का होता है, वो मैं आपको दिखा भी दूंगा। कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है। तो ऐसे ही ये आप देख रहे हो कलर, ये रंगीन विलयन है और ये संक्रमण धातुओं के विभिन्न आयन है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के कुछ धात्विक आयनों के जलीय विलयनों के रंग है ये, यानी पानी में घोलने के बाद का रंग। बाईं ओर से यानी इधर से आप देख रहे हो वेनेडियम +4 ग्रीन कलर का है। ग्रीन नहीं कह सकते, नहीं इसको ब्लू कह सकते, ऐसी बीच वाली पोजीशन है। फिर वेनेडियम +3 है, वो ग्रीन टाइप का है। मैग्नीज +2 है, उसका कलर ये है। उसके बाद Fe+3 है, येलो कलर का है। कोबाल्ट +2 है, वो रेड कह सकते हो, पूरा रेड तो नहीं है। निकल +2 है, वो भी ग्रीन है। और कॉपर +2 है, वो ब्लू कलर का है। तो ये अलग अलग रंग जो है वो क्यों शो करते हैं, उसका कारण क्या है, तो इसके बारे में अपन यहाँ चर्चा करेंगे। अब देखो, सीधी सी बात तो ये है कि संक्रमण तत्वों में डी कक्षक होते हैं। कौन से कक्षक होते हैं? डी कक्षक होते हैं। और वो डी कक्षक जो है उनका दो भागों में विभाजन हो जाता है। इसको कहते हैं, एक को T2G और एक को कहते हैं EG। ये T2G और ये EG। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ उपस्थित होता है इस तरीके से, तो ये यहाँ भी उपस्थित होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके निम्न से उच्च ऊर्जा स्तरों में स्थानांतरित जब होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उच्च ऊर्जा स्तर, ये T2G निम्न ऊर्जा वाला स्तर है और EG उच्च ऊर्जा स्तर वाला है। तो इसमें निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं तो वो ऊर्जा अवशोषित करते हैं, और जब वो निम्न ऊर्जा स्तर में वापस लौटते हैं तो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, और दृश्य क्षेत्र में ऊर्जा उत्सर्जित करके रंगीन दिखाई देते हैं। अब देखो, इसके बारे में अपन थोड़ी जानकारी जुटा लेते हैं। जब निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक से इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन, उत्तेजन का मतलब एक निम्न ऊर्जा स्तर है और ये उच्च ऊर्जा स्तर है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है, इसको कहते हैं उत्तेजन। उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में होता है, यानी डी कक्षक दो टाइप के हो गए, ये उच्च ऊर्जा वाला, ये निम्न ऊर्जा वाला। तो उत्तेजन ऊर्जा यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में खर्च होने वाली ऊर्जा का मान अवशोषित प्रकाश की आवृत्ति के संगत होता है। प्रकाश की आवृत्ति कितनी है उस पर ही निर्भर करता है उत्तेजन ऊर्जा। सामान्यतः यह आवृत्ति दृश्य प्रक्षेत्र में स्थित होती है, यानी दृश्य क्षेत्र से संबंधित होती है। आप जानते हो, दृश्य क्षेत्र में ही अपन विभिन्न पदार्थों के रंग जो हैं वो देख पाते हैं। प्रेक्षित रंग अवशोषित रंग का पूरक होता है। अब अपने को जो कलर दिखाई दे रहा है वो अवशोषित किए हुए रंग का पूरक है एक तरीके से। यानी अपनी जो कैमरा फ़ोटो लेता था पहले, तो उसमें नेगेटिव जो है वो ओरिजिनल फ़ोटो की पूरक होती थी। आजकल तो मेमोरी कार्ड आ गए, लेकिन जो नेगेटिव होती थी पहले वो ओरिजिनल फ़ोटो की पूरक कह सकते हो। यानी प्रेक्षित रंग अवशोषित रंग का पूरक होता है। अवशोषित प्रकाश की आवृत्ति का निर्धारण लिगेंड के स्वभाव के आधार पर किया जाता है कि इस आयन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, वो निर्धारित करता है कि अवशोषित प्रकाश की आवृत्ति क्या होगी। जैसे कॉपर के साथ कौन जुड़ा हुआ है, जैसे H2O लिगेंड जुड़े हुए हैं। अब लिगेंड क्या होते हैं इसकी अपन आगे बात करेंगे, लेकिन कॉपर के साथ H2O जुड़ा हुआ है या कोई और जुड़ा हुआ है, तो वो ये निर्धारित करते हैं कि कौन सी आवृत्ति का प्रकाश वो अवशोषित करेंगे। आयनों के जलीय विलयन में प्रेक्षित रंगों को यहाँ क्रमबद्ध आप देख रहे हो, जल के अणु लिगेंड का कार्य करते हैं, क्योंकि ये जलीय विलयन के अंदर आयनों के रंगों की बात हो रही है। तो जलीय विलयन
में लिगेंड का कार्य करते हैं कौन? H2 अणु। अब मैं सीधी सीधी बात ये बता दूं आप लोगों को कि डी ब्लॉक के सदस्य वो रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, इनके आयन रंगीन क्यों होते हैं? तो उसका कारण यह है कि डी ब्लॉक के सदस्यों के पास डी कक्षक होते हैं जिनकी ऊर्जा समान होती है, लेकिन जब ये डी कक्षक के आयन किसी लिगेंड के साथ जुड़ते हैं तो इन डी कक्षकों का दो भागों में विपाटन हो जाता है, T2G और Ag। निम्न ऊर्जा वाला T2G स्तर कहलाता है और उच्च ऊर्जा वाला Ag स्तर कहलाता है। अब यहाँ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में उपस्थित होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊर्जा ग्रहण करके जब निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में स्थानांतरित होगा और वापस ऊर्जा निष्कासित कर निम्न ऊर्जा स्तर में लौटेगा तो दृश्य क्षेत्र में ऊर्जा उत्सर्जित कर ये रंगीन दिखाई देते हैं। कारण तो ये है। अब शॉर्ट से शॉर्ट आंसर क्या होगा? तो इसको अपन शॉर्ट से शॉर्ट में यदि लिखें तो इसको कह सकते हो डी संक्रमण। आपको कहते हैं कि संक्रमण धातुओं के आयन रंगीन क्यों होते हैं, तो ये आप सीधा उत्तर लिखोगे डी संक्रमण के कारण। अब डी संक्रमण क्या है? ये नीचे वाले 3 भी डी कक्षक हैं, ये ऊपर वाले 2 भी डी कक्षक हैं। डी से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? डी में ही जा रहा है, इसलिए इसको डी संक्रमण कह देते हैं। क्लियर? अब देखो संक्रमण श्रेणी जो प्रथम है उसके कुछ जलयोजित आयनों के रंग आपको दिखाए गए हैं। स्कैंडियम+3 रंगीन होता है, ये भी कह सकता है स्कैंडियम+3 रंगीन क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर डी के अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अब डी के अंदर जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ये रंगीन होगा। टाइटेनियम+4 भी रंगीन है, उसका कारण भी क्या है? डी के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है, 3D 0। उसके बाद देखो टाइटेनियम+3 ये कैसा है? नील लोहित है। क्यों? क्योंकि 3D1 में 1 इलेक्ट्रॉन है और वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में स्थानांतरित हो जाएगा। लेकिन टाइटेनियम जब +4 ऑक्सीकरण अवस्था में होगा तो डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 0, तो डी संक्रमण होगा ही नहीं। लेकिन टाइटेनियम+3 का रंग है कोई न कोई। इसके अलावा वेनेडियम+4 नीला है, वेनेडियम+3 हरा है, वेनेडियम+2 बैंगनी है, क्रोमियम+3 बैंगनी कलर का है, मैग्नीज+3 बैंगनी, क्रोमियम नीला, मैग्नीज+2 गुलाबी और आयरन+3 पीला है। तो सब में डी संक्रमण होता है और जिनके अंदर रंगहीन कलर आ रहा है उनमें या तो डी संक्रमण पॉसिबल नहीं है या फिर उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक या तो रिक्त नहीं है या फिर डी में इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। क्लियर? अब देखो यहाँ Fe+2 है वो हरे कलर का होता है, 3D6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसके अलावा कोबाल्ट+2 और +3 नीला गुलाबी, 3D6 और 3D7 निकल+2 हरे रंग का होता है, 3D8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कॉपर+2 नीला कलर का होता है, 3D9 और जिंक+2 है वो देखो रंगहीन होता है, कोई कलर उसमें नहीं होता है। उसका कारण क्या है? 3D10, यानी डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। देखो जिंक+2 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 3D10 और 4s2 होता है। जिंक+2 होगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हट गए, डी में कितने? 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं पूरे, तो ये डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है और डी संक्रमण संभव नहीं है, तो ये कलरलेस होता है। जिंक+2 डी संक्रमण के अभाव के कारण रंगहीन होता है। क्लियर? अब देखो संक्रमण तत्वों का अगला गुणधर्म है वो है संकुल यौगिकों का निर्माण। अब संकुल यौगिक क्या होते हैं उसका पूरा चैप्टर ही है 9th, उसमें देखेंगे अपन। फिर भी अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जब संक्रमण तत्वों के आयन या संक्रमण तत्वों के परमाणु किसी ऋणायन या उदासीन अणु के साथ आपस में रिएक्शन कर लेते हैं और एक ऐसी स्पीसीज बना लेते हैं जो बाद में जिन आयनों से मिलकर वो निर्मित हुई है उन सभी आयनों में पृथक नहीं होती है, वो संकुल यौगिक कहलाते हैं। यानी सीधी सीधी बात ये हो गई कि
संकुल यौगिक कौन से होंगे? जिनमें संक्रमण तत्वों के परमाणु या आयन या तो किसके साथ, ऋणायनों के साथ, या फिर उदासीन अणुओं के साथ जुड़ करके विशेष प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संकुल यौगिक कहलाते हैं। अब देखो इनको अपन डिटेल में तो आगे पढ़ेंगे, पहले अपन ये देख लेते हैं कि संकुल यौगिक बनाते क्यों हैं और थोड़ी सी परिभाषा। तो देखो संकुल यौगिक वे यौगिक हैं जिनमें धातु आयन यानी संक्रमण धातु आयन निश्चित संख्या में या तो ऋणायन अथवा उदासीन अणुओं से क्या करता है, बंधन करके और संकुल स्पीशीज का निर्माण करते हैं, यानी संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं जिनके अपने अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, यानी इनके विशेष प्रकार के गुणधर्म होते हैं, इनके विशेष प्रकार के गुणधर्म होते हैं। किनके? संकुल यौगिकों के। यानी संक्रमण तत्व या तो ऋणायनों के साथ या फिर उदासीन अणुओं के साथ बंध बना करके विशेष यौगिक निर्मित करते हैं, जैसे FeCN6-3, FeCN6-4, CuNH3 का होल 4+2, PtCl4-2, ये सब संकुल यौगिक हैं। अब देखो संक्रमण तत्व अनेक संकुल यौगिकों की रचना करते हैं, ये सवाल बनता है, संक्रमण तत्व संकुल यौगिकों की रचना क्यों करते हैं या निर्माण क्यों करते हैं? इसका मुख्य कारण देखो क्या है, धातु आयनों के आकार का छोटा होना। क्या? धातु आयन जो है उनके आकार का छोटा होना एक कारण, यानी अपने जो संक्रमण धातु आयन हैं उनका आकार छोटा होता है। ये धातु आयनों पर उच्च आयनिक आवेश जैसे Mn पर +7 है, क्रोमियम पर +6 चार्ज है, यानी उच्च आयनिक आवेश, और आबंध बनाने के लिए D कक्षकों की उपलब्धता, ये 3 कारण हैं, ये अपने को याद रखने हैं। इसी कारण ये संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। कारण क्या है? धातु आयनों का छोटा आकार यानी छोटा होना, धातु आयनों पर उच्च आयनिक आवेश होना और आबंधों के लिए D कक्षकों की उपलब्धता। छोटा आकार, उच्च आयनिक आवेश और D कक्षकों की उपलब्धता संकुल यौगिक बनाने के लिए उत्तरदायी होती है और संक्रमण तत्व इसीलिए संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। क्लियर? अब देखो अपन अगले गुणधर्म पर आ जाते हैं और वो है उत्प्रेरकीय गुणधर्म। अब संक्रमण तत्व उत्प्रेरकीय गुणधर्म क्यों दर्शाते हैं? उत्प्रेरक सामान्यतः सबसे ज़्यादा जैसे आयरन, मोलिब्डेनम, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये सब कौन से वर्ग के तत्व हैं? वेनेडियम, V2O5, ये सब कौन से वर्ग के तत्व हैं? ये कौन से ब्लॉक के तत्व हैं? ये D ब्लॉक के तत्व हैं। ये सब संक्रमण तत्व हैं। अपन ज़्यादातर जगह देखेंगे उत्प्रेरक के रूप में तो कौन मिलेगा अपने को? संक्रमण तत्व मिलेगा। अब इसका क्या कारण है? ये संक्रमण तत्वों के उत्प्रेरक के रूप में क्यों पाए जाते हैं, उसका कारण क्या है? तो देखो संक्रमण धातुएं या इनके यौगिक उत्प्रेरकीय सक्रियता के लिए जाने जाते हैं। संक्रमण धातुओं का यह गुणधर्म उनकी परिवर्तनशील संयोजकता एवं संकुल यौगिक बनाने के कारण होता है। अब संकुल यौगिक बनाने का तो एक विशेष प्रकार का कारण है इनका, इनके पास जो आकार है वो छोटा होता है, उच्च इन पर धनावेश पाया जाता है और D कक्षक इनके पास उपलब्ध होते हैं। इसके कारण ये संकुल यौगिक बनाते हैं। ये तो अपन पीछे पढ़ चुके। अब इसमें ये महत्वपूर्ण चीज़ आ गई कि उत्प्रेरकीय गुणधर्म का एक महत्वपूर्ण कारण है परिवर्तनशील संयोजकता। परिवर्तनशील संयोजकता। अब परिवर्तनशील संयोजकता का मतलब क्या है? परिवर्तनशील संयोजकता का मतलब है आयरन +2 भी दर्शाता है, आयरन +3 भी दर्शाता है, कॉपर +2 भी दर्शाता है, कॉपर +1 भी दर्शाता है, मैग्नीज +2 भी दर्शाता है, मैग्नीज +5 भी दर्शाता है, मैग्नीज +7 भी दर्शाता है। ये क्या है? परिवर्तनशील संयोजकता है और परिवर्तनशील संयोजकता के कारण ये उत्प्रेरक के रूप में व्यवहार दर्शाते हैं। क्लियर? चलिए इसको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। ये तो यहाँ महत्वपूर्ण लाइन हो ही गई। कौन सी वाली? ये वाली।
अब देखो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड संस्पर्श प्रक्रम में, सूक्ष्म विभाजित आयरन हैबर प्रक्रम में, निकल उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण में, संक्रमण धातुओं के द्वारा उत्प्रेरण के कुछ उदाहरण हैं जिनकी अपन पीछे बात कर चुके हैं। क्लियर। अब देखो उत्प्रेरक के ठोस पृष्ठ पर अभिकारक अणुओं एवं उत्प्रेरक के सतह के परमाणुओं के बीच आबंधों की रचना होती है। ये उत्प्रेरक का ठोस पृष्ठ है, इसके अपन अधिशोषण सिद्धांत के पीछे बात कर चुके हैं। ये उत्प्रेरक का ठोस पृष्ठ है, इसमें अभिकारक अणुओं और उत्प्रेरक के सतह के परमाणुओं के बीच आबंधों की रचना होती है। यहाँ क्या होते हैं, अभिकारक और उत्प्रेरक के बीच में आबंधों का निर्माण होता है। ये 5वें पार्ट में अपन देख चुके हैं। क्लियर। उत्प्रेरक के ठोस पृष्ठ पर अभिकारक अणुओं और उत्प्रेरक के सतह के परमाणुओं के बीच आबंधों की रचना होती है। आबंध बनाने के लिए प्रथम संक्रमण श्रेणी यानी 3D संक्रमण श्रेणी की धातुएं 3D और 4s इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करती है। परिणाम स्वरूप उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। यानी 3D संक्रमण श्रेणी की धातुएं 3D और 4s इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करते हुए अपनी सतह पर क्या करती है, अभिकारक अणुओं को बांध लेती है। उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है तो अभिकारक के अणुओं में उपस्थित आबंध दुर्बल हो जाते हैं। जैसे ही उत्प्रेरक के पृष्ठ पर क्या होते हैं, अभिकारक अणुओं क्या होते हैं, बंध जाते हैं, वैसे ही अभिकारक अणुओं के बीच में जो उपस्थित आबंध हैं वो क्या हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं। सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाता है, यानी अभिकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। ये अपन पढ़ चुके हैं पीछे। उत्प्रेरक जो है अभिकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक सक्रियण ऊर्जा का मान कम कर देते हैं। ये उत्प्रेरक सहित पथ है, ये उत्प्रेरक रहित पथ है। इसके लिए ज़्यादा सक्रियण ऊर्जा चाहिए, इसके लिए कम सक्रियण ऊर्जा चाहिए। क्लियर। सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाता है। ऑक्सीकरण अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकने के कारण संक्रमण धातुएं उत्प्रेरक के रूप में अधिक प्रभावी है। संक्रमण धातुएं अधिक प्रभावी क्यों हैं, उसका कारण क्या है, ऑक्सीकरण अवस्थाओं में परिवर्तन पॉसिबल होने के कारण। ऑक्सीकरण अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकने के कारण ये उत्प्रेरक के रूप में अधिक प्रभावी होती है। अब देखो यहाँ आयरन थर्ड आयोडाइड आयन एवं परसल्फेट आयन के बीच संपन्न होने वाली अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। कौन, आयरन थर्ड। आयरन थर्ड का मतलब है Fe+3। किस किस के बीच में, आयोडाइड आयन और परसल्फेट आयन के बीच में होने वाली अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। अब इसमें Fe+3 पहले आयोडाइड आयन के साथ रिएक्शन करके खुद क्या हो जाता है, Fe+2 में परिवर्तित हो जाता है, साथ में आयोडीन, और फिर Fe+2 है वो वापस Fe+3 में परिवर्तित हो जाता है और परसल्फेट आयन को सल्फेट में बदल देता है। अब आपको ये पहले से ही पता है कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रियाओं में अपरिवर्तित रहते हैं, वो केवल रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग बढ़ा देते हैं, वही पदार्थ उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो कारण क्या हो गया, ये कारण हो गया यहाँ परिवर्तनशील संयोजकता और संकुल यौगिक बनाने के कारण ये उत्प्रेरकीय गुणधर्म दर्शाते हैं। क्लियर। तो यह था अपने 2 गुणधर्म। मिलते हैं एक नए वीडियो में।